वेलकम टू कनीज क्लासेस। आज हम व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत क्या होते हैं इनको समझेंगे तथा ऑलपोर्ट के शील गुण सिद्धांतों के संबंध में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषाएं तथा प्रकारों के बारे में विस्तृत चर्चा की है। यदि आपने मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। व्यक्तित्व का शील गुण, ट्रेट थियरी ऑफ पर्सनैलिटी। शील गुण को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रेट। इनको विशेषक भी कहा जाता है और वैयक्तिक गुण के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं क्रेच तथा क्रचफील्ड की। इनके अनुसार शील गुण व्यक्ति की स्थायी विशेषता है जिसके द्वारा व्यक्ति का व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों में लगभग एक सा रहता है। इस परिभाषा को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का स्थायी विशेषता है ना क्या है, ईमानदारी। अब यदि वो व्यक्ति ईमानदार है और कोई व्यक्ति उसके पास रिश्वत लेने आता है तो वो अपने शील गुण को नहीं छोड़ता है, अर्थात ईमानदारी उसकी स्थायी विशेषता है। तो ये ईमानदारी का जो गुण है वो शील गुण कहलाएगा। दूसरी परिभाषा देखिए, D.N. श्रीवास्तव के अनुसार शील गुण किसी परिस्थिति विशेष में सामान्यीकृत व्यवहार करने के ढंग हैं जो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। इनके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में लगभग एक जैसा व्यवहार होता है। शील गुण अपूर्व और सार्वभौमिक होते हैं। ये व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का प्रमुख आधार है। इस परिभाषा को भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, गांधी जी जो थे उनका शील गुण क्या था, अहिंसा। ये एक स्थायी शील गुण था। अहिंसा को गांधी जी कभी नहीं छोड़ते थे, चाहे कोई सी भी परिस्थिति आ जाए वो हमेशा अहिंसा को अपनाते थे। तो अपेक्षाकृत ये स्थायी है, ये उनका गुण जो है वो स्थायी है और इनके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों, यानी कि कुछ भी हो जाए, चाहे अंग्रेज़ कितना भी जुल्म करें, वे हमेशा अहिंसा को ही अपनाते थे। तो विभिन्न परिस्थितियों में लगभग उनका व्यवहार एक जैसा होता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार के वे गुण या विशेषताएं जिनके आधार पर हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। इसका तात्पर्य मैंने आपको बताया दो एग्जाम्पल में, पहला ईमानदारी और दूसरा अहिंसा। तो जो व्यक्ति ईमानदारी अपनाता है तो उसके व्यक्तित्व की पहचान उसकी ईमानदारी से होती है, और जो व्यक्ति अहिंसा को अपनाता है तो उसके व्यक्तित्व की पहचान अहिंसा से होती है। शील गुण की विशेषताएं हैं, ये व्यवहार करने का तरीका है, ये अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, अर्थात किसी भी परिस्थिति में ये बदलते नहीं हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। परिस्थितियां बदलने पर शील गुण पहले जैसे ही रहते हैं। ये व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का प्रमुख आधार है। प्रत्येक व्यक्ति में शील गुण पाए जाते हैं। तो इन परिभाषाओं और विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके वैयक्तिक गुण अर्थात शील गुणों के मिलने से ही बनता है। हम इस चित्र के माध्यम से व्यक्तित्व को समझने का प्रयत्न करेंगे। चित्र में देखिए एक दीवार बनी हुई है। ये दीवार विभिन्न ईंटों का प्रयोग करके बनाई गई है। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के शील गुण मिल करके एक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। शील गुण सिद्धांत, ऑलपोर्ट ट्रेट थियरी। ऑलपोर्ट ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और इन्होंने 1961 में शील गुण सिद्धांत दिया। ऑलपोर्ट ने 1937 में व्यक्तित्व की 49 परिभाषाओं का विश्लेषण कर
अपनी सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी। ये परिभाषा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेही गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। इस परिभाषा का 1961 में संशोधन किया गया और वातावरण के साथ अनूठा शब्द हटा करके विशिष्ट व्यवहार व विचार शब्द लाया गया। ऑलपोर्ट की ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित पुराने प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है अपूर्व समायोजन, ब गत्यात्मक संगठन, स संगठित मनोदैहिक तंत्र और उपयुक्त सभी। तो इन चारों में से उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न और आया है कि व्यक्तित्व उन मनोदेही गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्तित्व का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं। ये किसने कहा है? मन, ऑलपोर्ट, बोरिंग और यूंग। तो किसने कहा है? ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट ने कहा कि मनुष्य का व्यक्तित्व शील गुणों से बना होता है और व्यक्तित्व का वर्णन करने हेतु व्यक्तित्व गुण अथवा विशेषक अथवा शील गुण की आवश्यकता होती है। ऑलपोर्ट ने यह निश्चित करने के लिए अपने साथी ऑडबर्ट के साथ शब्दकोशों में से 17,953 शब्दों का विश्लेषण किया। बाद में उनमें से कम उपयोगी शब्दों को हटाकर उन्होंने 4,541 शब्दों का चयन किया। इस चार्ट को ध्यानपूर्वक देखिए। आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि ऑलपोर्ट ने शील गुण को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है सामान्य शील गुण और दूसरा है वैयक्तिक शील गुण। इसके पश्चात ऑलपोर्ट ने वैयक्तिक शील गुण को वापस तीन भागों में विभाजित किया है। पहला है प्रधान विशेषक, दूसरा है केंद्रीय विशेषक और तीसरा है गौण विशेषक। इन सबको हम आगे वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे। गुण जो होते हैं वो एक समाज या संस्कृति में समग्र रूप से पाए जाते हैं तथा उस संस्कृति तथा समाज की पहचान होते हैं। इसके लिए हम न्यू गुयान के अरापेश पर्वतों पर रहने वाली एक जनजाति के व्यवहार का उदाहरण दे सकते हैं, जिनका अध्ययन महान समाजशास्त्री मार्गरेट मीड ने किया। उन्होंने बताया कि अरापेश जनजाति के स्त्री पुरुष में शिष्टता, नम्रता और शांत चित्ता के गुण होते हैं। इनमें सहयोग, सद्भावना, सहानुभूति तथा प्रेम जैसे गुण पाए जाते हैं। जबकि न्यू गुयान की एक अन्य जनजाति, जिसे मुंडगुमार जनजाति कहते हैं, के स्त्री और पुरुष अहंकारी, ईर्ष्यालु, शंकालु और प्रतिद्वंदी होते हैं और इनका स्वभाव भी आक्रामक होता है। अर्थात उन्होंने कहा कि सामान्य शील गुण मतलब एक ही समाज या संस्कृति में समस्त लोगों के अंदर एक ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं, उनको सामान्य शील गुण कहते हैं। और फिर इन्होंने मार्गरेट मीड ने इसके दो जनजाति के एग्जाम्पल दिए कि एक जनजाति जो है वो बहुत ही सहानुभूति और सद्भाव वाली है और दूसरी अहंकारी और ईर्ष्यालु है। इसको हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। इस डायग्राम को देखिए। अरापेश पर्वत में जनजाति रहती है, जनजाति नंबर 1 और जनजाति नंबर 2। एक जनजाति जो है शिष्ट, नम्र और शांत है, इसको मैंने इसके द्वारा बताया है डायग्राम के द्वारा। और दूसरी अहंकार, ईर्ष्या और शंकालु, इस प्रकार की जनजाति है। तो ये डायग्राम आप देखिए। आप देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी सामान्य शील गुण के अंतर्गत आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये समस्त जनजाति के अंतर्गत ये सामान्य गुण होते हैं, इसलिए इनको सामान्य शील गुण कहा जाता है। सामान्य शील गुण की विशेषताएं हम देख लेते हैं।
व्यक्तित्व के निर्धारण में इनकी विशेष भूमिका नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये तो पूरी संस्कृति या समाज की बात करता है, किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुण की नहीं। इस कारण से व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं हो पाता। यह अमूर्त होते हैं एवं मानव के व्यवहार से इसका अनुभव किया जा सकता है। अगला देखिए, इन्हें नियमान्वेषी गुण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह मानव के नियमों का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा इन्हें विमीयशील गुण भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी अभिव्यक्ति सतही होती है। इस प्रकार हम समझ चुके हैं कि सामान्य शील गुण वे शील गुण हैं जो कि पूरी समाज या संस्कृति के गुणों की बात करते हैं, एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात नहीं करते हैं। और वैयक्तिक शील गुण वे होते हैं ऐसे शील गुण जो सभी लोगों में नहीं पाए जाते हैं, व्यक्ति विशेष में ही पाए जाते हैं, अथवा यदि सभी लोगों में पाए जाते हैं तो अलग अलग पाए जाते हैं और उन्हीं से उनकी पहचान होती है। अर्थात वैयक्तिक शील गुण और सामान्य शील गुण दोनों अलग अलग हैं। अब ये पर्टिकुलर व्यक्ति में पाए जाते हैं और सभी में अलग अलग पाए जाते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। और उन्हीं गुणों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। अब इनकी विशेषताएं हम देख लेते हैं। सबसे पहले है व्यक्ति के निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न यहाँ से भी उठ जाता है कि व्यक्तित्व के निर्धारण में किस शील गुण की प्रमुख भूमिका होती है? तो वैयक्तिक शील गुण की। प्रत्येक व्यक्ति में वैयक्तिक शील गुण अवश्य पाए जाते हैं और इनसे ही व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। अगला है, यह शील गुण व्यक्ति को समाज में विशिष्ट बनाते हैं तथा समायोजन करने में भी सहायक होते हैं। ऑलपोर्ट ने अपने सिद्धांत में सामान्य शील गुणों को केवल शील गुण कहा है और वैयक्तिक शील गुणों को इन्होंने कहा है पूर्ववृत्ति। ऑलपोर्ट ने वैयक्तिक शील गुणों को 3 भागों में बताया है। पहला है प्रधान विशेषक, दूसरा है केंद्रीय विशेषक और तीसरा है गौण विशेषक। हम सबसे पहले प्रधान विशेषक की चर्चा करेंगे। प्रधान विशेषक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कार्डिनल ट्रेट्स। व्यक्ति को तथा व्यवहार को अपने ही रंग में रंग कर एक निश्चित दिशा देने का काम इन्हीं का होता है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में सबसे प्रमुख रूप से क्रियाशील पाए जाते हैं। ये संख्या में लगभग 1 या 2 ही होते हैं। हम एग्जाम्पल से प्रधान विशेषक को समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका शील गुण है मजाकिया या हंसोड़पन, तो कोई भी सिचुएशन हो वो अपने इस गुण को नहीं छोड़ता है और वो वहाँ पर भी खूब तेज़ तेज़ हंसता है। दूसरा हम देखते हैं महात्मा गांधी, जिन्होंने कोई भी परिस्थिति आए उन्होंने अपना अहिंसा का गुण नहीं छोड़ा है। अगला देखिए राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। हिटलर, जो कि तानाशाह था। मदर टेरेसा, जिनमें शील गुण था मातृत्व का। कर्ण, दानवीरता का। रावण, अहंकार का। और महावीर स्वामी, अहिंसा का शील गुण इनमें था। आप इन समस्त उदाहरणों के द्वारा समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये वैयक्तिक गुण या शील गुण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अद्वितीय बनाते हैं। और मैंने बताया आपको कि ये संख्या में 1 या 2 ही होते हैं और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रमुख रूप से क्रियाशील होते हैं। अगला हम देखते हैं केंद्रीय विशेषक या सेंट्रल ट्रेट। व्यक्तित्व के निर्धारण में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन से ट्रेट की होती है? सेंट्रल ट्रेट। ये प्रायः एक व्यक्ति में व्यक्तित्व का वर्णन करने व उसकी पहचान बनाने में काम में लाए जाते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति में केंद्रीय शील गुण अवश्य पाया जाता है। प्रायः किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने तथा उसकी पहचान कायम करने के लिए इस प्रकार के 8-10 व्यक्तित्व गुणों की आवश्यकता हुआ करती है। इसके उदाहरण हैं ईमानदारी, दयालुता, सज्जनता, परोपकारिता, दबंगपन, कायरता, चाटुकारिता, कामुकता, भावुकता, सहनशीलता, सचेत, सामाजिकता, आत्मविश्वास और उदासी। वैयक्तिक गुणों में तीसरा गुण है गौण विशेषक या सेकेंडरी ट्रेट्स। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, गौण, है ना। तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का वह भाग है जिसके होने या न होने का कोई विशेष प्रभाव उसके व्यक्तित्व की पहचान या छाप पर नहीं पड़ता है। अर्थात उस व्यक्ति में वो गुण है या नहीं है, इससे उसके व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गौण नाम के अनुरूप एक तरह से इनका व्यक्तित्व वर्णन की दृष्टि से महत्व भी गौण है। व्यक्तित्व के निर्धारण में इनकी विशेष भूमिका नहीं होती है, किंतु इनके प्रभाव से व्यक्ति कुछ विशिष्ट व्यवहार का प्रदर्शन करता है। हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति लालची और कंजूस होता है, लेकिन वो अपने इस वैयक्तिक गुण को छोड़ करके कभी कभी चंदा देता हुआ भी नज़र आता है। इसका तात्पर्य ये है कि ये इसका स्थायीशील गुण नहीं है। और आपने देखा होगा कि कभी कभी जैसे कि अलग अलग हीरो आते हैं, है ना, जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान की जैसे तेरे नाम वाली स्टाइल। तो इस प्रकार से बहुत से जो बॉयज़ हैं उन्होंने इस प्रकार की स्टाइल रखवाई, लेकिन उन्होंने इसको अपनाई नहीं। कुछ दिन बाद जब वो फिल्म वापस से पुरानी हो गई तो उन्होंने नई स्टाइल रखना शुरू कर दी। इसका मतलब वो उसके शील गुण नहीं बने। तो ये हेयर स्टाइल रखना जो कि वापस चेंज हो जाती है, तो ये भी कोई व्यक्तिगत गुण नहीं होता है। विशेष हाव भाव, विशेष भोजन या विशेष कपड़े, लेकिन ये सारी चीज़ें व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं अपनाता है। इस कारण से ये गुण गौण विशेषक के अंतर्गत आते हैं। ऑलपोर्ट ने व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने, समझने व उसका वर्णन करने के लिए एक अलग पहचान बनाने में मुख्य भूमिका प्रधान विशेषक या कार्डिनल ट्रेट्स तथा कुछ चुने हुए केंद्रीय विशेषक सेंट्रल ट्रेट्स की बताई है। अतः किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान हेतु पहले 2 प्रकार के व्यक्तित्व गुणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 2 प्रकार के कौन से व्यक्तित्व गुण हैं? पहला है कार्डिनल ट्रेट्स और दूसरा है सेंट्रल ट्रेट्स। इन दोनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और हमने तीसरा क्या पढ़ा था? गौण वाला, उस पर नहीं। पहला और दूसरा, इन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि ये ही विशेषक किसी के व्यक्तित्व को विशेष या अद्वितीय बनाते हैं। केंद्रीय विशेषक और गौण विशेषक दोनों मिलकर के ऐसे विशेषकों का निर्माण करते हैं जिसकी उपस्थिति सामान्यतः सभी मनुष्यों में पाई जाती है। ऐसे सभी व्यक्तित्व के गुणों को सामान्य विशेषक नाम दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। सबसे पहले यहाँ पर है कार्डिनल ट्रेट और दूसरा है सेंट्रल ट्रेट। ये दोनों मिलकर के किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को विशेष व अद्वितीय बनाते हैं। देखिए, मदर टेरेसा जो थी, उनके अंदर कार्डिनल ट्रेट क्या था? मातृत्व। और सेंट्रल ट्रेट क्या था? ईमानदारी, परोपकार, दया।
तो ये सारे सेंट्रल ट्रेट और कार्डिनल ट्रेट ये दोनों मिलकर के उनके व्यक्तित्व को अद्वितीय बनाते हैं। दूसरा मैंने आपको कहा कि सेंट्रल ट्रेट या सामान्य और सेकेंडरी ट्रेट या गुण ये दोनों मिलकर के सामान्य विशेषक बनाते हैं। जैसे कि सेंट्रल ट्रेट है दयालुपन और दूसरा है सेकेंडरी ट्रेट है दान, तो ये एक सामान्य विशेषक बन जाता है। इस प्रकार से हमने इस पूरे वीडियो में शील गुण के बारे में अध्ययन किया तथा ऑलपोर्ट के शील गुणों को समझा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने शील गुण सिद्धांत क्या होते हैं इसको समझा तथा ऑलपोर्ट के द्वारा बताए गए शील गुण सिद्धांतों के संबंध में चर्चा की। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।